हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2025 को लेके कि बात करेंगे कि उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है कैसा रहने वाला है। बात करेंगे उसका सिलेबस क्या चेंज होगा। उसके बाद बात करेंगे कि उसमें जो थर्ड पेपर है वो भी इंक्लूड होगा, यानी कि ऐड होगा। फिर चौथा करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इन चारों पॉइंटों पर बात करूँगा, तो वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको पॉइंट एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ सके। और अगर वीडियो पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगर कोई भी अपडेट दें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो बात करेंगे सबसे पहले न्यू एग्ज़ाम पैटर्न। तो सीटेट का अभी देखा गया है कि जो उसने अभी कुछ टाइम से अपना थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज किया है। पैटर्न चेंज करने का मतलब ये है कि जो पहले वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता था, अब क्या पूछने लगा, अब वो स्टेटमेंट देता है और उसका निष्कर्ष पूछता है। यानी कि स्टेटमेंट और कथन दोनों के क्वेश्चन पूछने लगा। यानी कि कथन, पहले आपको कथन देगा, उसके बाद नीचे क्या पूछेगा, निष्कर्ष। यानी कि अब ये वाले क्वेश्चन आपसे पूछने लगा, वो कथन और निष्कर्ष वाले। तो अब सीटेट ने जो एग्जाम पैटर्न उसका था 1-1.5 साल से उसका चेंज हो गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सीटेट के अंदर। अभी क्या होगा, अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन और देखने को मिलेंगे। धीरे धीरे वो इस चीज़ के ऊपर जा रहा है, यानी कि वो आपके पूरा समझ के ऊपर बेस्ड सीटेट एग्जाम करना चाह रहा है। वो अभी भी आता है, लेकिन अब क्या होगा, धीरे धीरे आपके पहले ही क्वेश्चन नहीं आते थे, स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन नहीं आते थे, बट अब क्या होने लगा, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको, जो उसमें 5 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, चाहे वो मैथ हो गया, CDP हो गया, EVS हो गया, वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भी हो गया, अब वो स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाले। तो एग्जाम जो पैटर्न है उसका हल्का हल्का चेंज होता चला जा रहा है, ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि आपको अब इन पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टेटमेंट और निष्कर्ष वाले जो आपको पता देखने को मिलता है, रीजनिंग में पूछे जाते थे, अब वो क्वेश्चन आपको CDP वगैरह में, यहाँ पूरा सीटेट का पेपर होता है उसमें पूरे में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको जो एग्जाम पैटर्न है उसका थोड़ा थोड़ा न्यू एग्जाम पैटर्न अब ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, मगर थोड़ा रिपीटेशन होता चला आता है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। वहीं बात करेंगे सिलेबस चेंज। तो सीटेट का भी तो आपको पता है कि सिलेबस 5 भागों में होता है। सीटेट का 5 भागों में होता है। पहला आता है CDP, और वहीं दूसरा बात करें तो दूसरा आ जाता है हिंदी, तीसरा बात करें तो आ जाता है मैथ, चौथा बात करें तो इसके अंदर आ जाता है EVS, और पाँचवें बात करें CDP, मैथ, हिंदी, EVS, और 5वें सब्जेक्ट में अगर बात करें तो 5वें सब्जेक्ट में आ जाता है आपका संस्कृत। 5वें सब्जेक्ट में आपका आ जाता है संस्कृत, जो कि लैंग्वेज होती है। यानी कि हिंदी, इंग्लिश, ये लैंग्वेज के अंदर आ जाता है। तो लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट में इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हो, और लेकिन लैंग्वेज सेकंड में क्या होता है, संस्कृत लोग सिलेक्ट करते हैं जो पेपर PRT का देते हैं। PRT का जो देते हैं तो 1 से 5 वाला इसके अंदर ये आ जाता है। तो हम बात करेंगे तो CDP आपको पता है कि आपको 30 नंबर का पूछा जाता है। वही बात करें, हिंदी भी आपका 30 नंबर का होता है, और मैथ भी आपका 30 नंबर का होता है। इंग्लिश भी अगर देखा जाए तो ये भी 30 नंबर का होता है, साइंस भी 30 नंबर का होता है। दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आपको PRT पूछा जाता है। CDP हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, EVS हो गया और संस्कृत हो गया। तो इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो इसमें अगर बात करें हिंदी में, हिंदी के अंदर क्या आता है, हिंदी के अंदर आपको लगभग
पैराग्राफ आपको देखने को मिलते हैं 15 नंबर का पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ही आपको क्या पूछ लिया जाता है, इस पैराग्राफ में ही आपको ग्रामर पूछ लिया जाता है। तो इस पैराग्राफ में 15 जो क्वेश्चन होते हैं, इसी के अंदर क्या होता है, ग्रामर होता है। तो आपको ग्रामर पढ़ने का ज़्यादा जरूरत नहीं है कि आप कोई बुक लेके आए हो और ग्रामर पढ़ने में लग गए हो। तो आपको स्पेशल ग्रामर नहीं पढ़नी है। आप अभी मतलब जब से आपने BTC BATC BEd जो कुछ किया होगा, DLED वगैरह, तो उसमें इतना हिंदी पढ़ा होगा कि आपको ग्रामर तो अभी आती होगी अच्छे से। तो इस तरीके से 15 नंबर की तैयारी आपको पैराग्राफ से मिल जाएगी। 15 नंबर पैराग्राफ से। पैराग्राफ के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा सीटेड रिपीटेशन करता है, ये नहीं है कुछ नहीं है, एकदम नया नहीं करता है। तो पैराग्राफ के अंदर आपको मिल जाएंगे लगभग 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ही आपको क्या पूछा जाएगा, पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र। पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र। इस तरीके से आपको पूछा जाएगा शिक्षण शास्त्र। वही बात करें मैथ, तो मैथ में भी ये आपको देखने को मिलता है। 15 नंबर का आपका कंटेंट होगा, 15 नंबर का आपका CDP होगा। और मैथ के बाद EBS में देखने को मिलता है। संस्कृत में सेम ऐसा ही देखने को मिलता है। इनमें 15 नंबर का इस तरीके से देखने को मिलता है। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपका जो प्रत्येक सब्जेक्ट में 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र पूछा जाएगा, वो आपका यहाँ से तैयार होगा CDP से। वो आपका जो तैयार होगा वो होगा CDP से। CDP से तैयार होगा। तो सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर जितना बेटर तरीके से CDP तैयार कर लोगे तो आपको उतनी तकलीफ नहीं होगी आधा सब्जेक्ट में नंबर गेन करने के लिए। अगर हम बात करें तो CDP यानी कि जो शिक्षण शास्त्र आता है, 30 नंबर का यहाँ हो गया, मान लीजिए 30 नंबर का CDP में हो गया, 15 नंबर का हिंदी में हो गया, 15 नंबर का हिंदी में, 15 नंबर का मैथ में, 15 नंबर का EVS में, और 15 नंबर का क्या हो गया, संस्कृत में। यानी कि आपको देखा जाए तो ये हो गए 15 चौक 60 और 60 30 90, यानी कि टोटल कितने हो गए, 90 नंबर। ये 90 नंबर जो हो गए आपके शिक्षण शास्त्र से हो गए। शिक्षण 90 नंबर जो आपको देखने को मिलेंगे वो शिक्षण शास्त्र से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप CDP अच्छे से पढ़ लेते हो, अब बहुत से छात्रों को ये सोचेंगे कि CDP छोड़ के मैं वैसे तैयारी कर लेता हूँ, तो आपको सीटेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या होगा, ये शिक्षण शास्त्र जो आपको है ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यानी कि अगर CDP तैयार करोगे तो इसके अंदर आपको क्या होगा, इसके अंदर हिंदी में जो आएगी 15 नंबर का पेडागोजी, ये भी आपका तैयार हो जाएगा, मैथ वाला भी हो जाएगा, EVS वाला हो जाएगा, और संस्कृत वाला हो जाएगा अच्छे से। अगर आप CDP अच्छे से तैयार कर लेते हो। उसके बाद हम बात करें तो संस्कृत और हिंदी में आपको क्या मिलेगा देखने को, संस्कृत और हिंदी में 15 नंबर का पैराग्राफ दोनों मिलेगा, 15 नंबर का। तो क्या हो गया 30 नंबर, यानी कि यहाँ से 30 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं। तो जो यहाँ हो गया हिंदी पैराग्राफ और संस्कृत पैराग्राफ, इन दोनों का 30 नंबर हो गया। अगर इसमें 90 में 30 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होता है, 120। तो आपको पता है ये 120 नंबर, अगर आप चाहो तो 120 नंबर की अच्छे से तैयारी कर लोगे ऑन पैडागोजी और पैराग्राफ के बेस पे। बकाया का जो नंबर 30 नंबर बचता है वो आपको पता है मैथ बहुत इजीली आता है, और जो EVS में आपको पता है NCERT 3 to 5 का जो 3 to 5 के सिलेबस होता है NCERT का, उससे आपको कंटेंट पूछा जाता है, पक्षियों से, जानवरों से, इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे बढ़िया तरीके से, अपना डिसिप्लिन बना के एक अच्छे तरीके से, तो आपका अच्छे से सब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। बस आपको ये फोकस करना है कि हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। और जो आपको हमने बताया कि प्रीवियस ईयर PYQ बहुत मस्ट है, ये लगाना तो बहुत जरूरी है। मैं कई पेपर में बताया, कई वीडियो में बता चुका हूँ। मैं वही बात करूँगा। थर्ड पेपर इंक्लूड, पहले क्या होता था 1 से लेके 5 यानी कि PRT का होता था, ये वाला PRT वाला। उसके बाद 6 to 8 का ये 2 पेपर होते थे, यानी कि ये जूनियर लेवल का होता था। अब क्या होगा, अब इसमें ये सुनना ही है कि 9th से 10th यानी कि 11 12, ये भी मतलब ये इसका भी आपको 11 to 12 का आपको ये भी अब देखने को मिलेगा, यानी कि PRT का, जूनियर का, 11 12। यानी कि अब इसमें थर्ड पेपर भी इंक्लूड करने की बात सीटेट ने बोली थी। अब इसको देखते हैं कि इस बार जो सीटेट जनवरी में होगा इसमें इंक्लूड होगा या नहीं होगा, तो ये देखने वाली बात है। वही बात करें इसका नोटिफिकेशन, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। सितंबर में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर सितंबर में ना आया तो अक्टूबर में देखने को मिल जाएगा, सितंबर में देखने को मिल जाएगा। इस बार जनवरी में एग्जाम होगा, तो आपके पास जो समय है वो समय है 3 महीने का। 3 महीने का, ये ना सोचो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में अगर आप तैयारी करना चाहो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आप सोचो कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम लास्ट टाइम करेंगे, तो अगर आप लास्ट टाइम के चक्कर में रहोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए 3 मंथ का टाइम है आपके पास में, तो 3 मंथ में अगर चाहो तो इतना सिलेबस आप कवर कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और सीटेट में क्वालिफाई हो सकते हो। तो आपका CDP मैंने बताया बहुत मस्त है। उसके बाद में PYQ लगाना, यानी कि इन सब के बाद में अगर हम बात करें तो PYQ बहुत ज़रूरी है, PYQ मस्ट। अगर आप PYQ अच्छे से लगा लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ PYQ लगाने से आपका जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आपका जो कॉन्सेप्ट थिंकिंग है वो इतना विकसित हो जाएगा, इतना आपका अच्छे से काम करने लगेगा कि अगर आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आएगी और पढ़ने में बहुत आपको हेल्प मिलेगी। और वही बात करें अगर न्यू इसका एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें स्टेटमेंट और निष्कर्ष के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर ज़्यादा आपको रिपीटेशन देखने को मिलता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। तो वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पज़ था ताकि आपको समझा सके। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि कोई